हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 23वां अध्याय सर्वोच्च न्यायालय की 25 इम्पोर्टेंट क्विज, और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न काफ़ी अधिक होने के कारण क्लास लंबा ना हो करके मैं इसको 2 से 3 भागों में विभाजित किया हुआ है और इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। और इंडिया के किसी भी एग्जाम में हो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास की मोस्ट 25 प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस भाग में है ये? भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस भाग में है इसका उल्लेख? तो ये है भाग 5वां में। कहाँ किस में है? भाग 5वां में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत हुई? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो कौन है? ये है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो कौन है मुख्य अधिकारी? तो ये है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो कितने न्यायाधीश की अतिरिक्त न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो यहाँ थी कितने? 7 न्यायाधीश। कितने की थी? अतिरिक्त 7 न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 33। कितने का? 33 का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है यह शक्ति? तो यह है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो ये करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो किससे परामर्श करते हैं? तो ये करते हैं किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है ये? तो ये है फ्रांस की। कहाँ से? फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो कहाँ किस में प्रावधान है ये? तो ये है कहाँ पर? इसमें से सभी में। कहाँ पर है? इसमें से सभी जगह जो है इसकी नियुक्ति प्रावधान है। तो कहाँ पर है? ये है सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, तो कब होती है? तो ये होती है न्यायपालिका के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता जब जो है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होने चाहिए कम से कम व्यक्ति को? तो ये होना चाहिए 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो ये रहते हैं 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो कितनी है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु? तो ये है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो इनमें से कोई नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। कौन कौन से है? तो ना वो 56 वर्ष है, ना 58 वर्ष है, ना वो 60 वर्ष है। तो वो जो क्या है 65 वर्ष तक जो है वो कार्यरत रहता है।
कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है उपरोक्त में से दोनों। तो कौन कौन से? एक है कदाचार और दूसरा है असमर्थता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो कौन जारी कर सकता है यह आदेश? तो ये जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाअभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो किसके खिलाफ ये पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था किसके खिलाफ? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ। किसके पास? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ जो यह प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो कितना वेतन मिलता है प्रति माह? तो ये मिलता है 2,80,000। कितना मिलता है? 2,80,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो कितना वेतन मिलता है प्रति माह? तो ये मिलता है 2,50,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करता है इनके कार्यों का निर्वहन? तो ये करता है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास कुछ इस तरह रहा। क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और पहली बार अगर विजिट किए हैं एजुकेशन की 98 में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।